तो ओके गाइस, हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक यूट्यूब चैनल। हमने इससे पहले भी काफ़ी सेट सॉल्व कराए हैं यूपी बोर्ड के। तो आज हम जो सेट सॉल्व करने वाले हैं वो सेट है हमारा सेट 1 2023 346 BS, जो कि 70 मार्क्स का है। बाकी कंडीशन तो आप सब लोगों को पता ही है, कंडीशन क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं चांदी का परावर्तनांक कितना हो। सब लोग जानते हैं चांदी एक मेटल है, मेटल के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जबकि एयर के लिए वैल्यू आपकी 1 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा स्टार वाला क्वेश्चन है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। इसमें पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान आपस में बराबर है। तो गाइस, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ था। देखते हैं सॉल्यूशन हमारा कहाँ चला गया इसका। तो सॉल्यूशन मैंने बना दिया था पहले ही, ऑलरेडी इसका बनाया हुआ है। कहाँ गया सॉल्यूशन? हाँ, ये रहा। तो देखें, डेल्टा एम इक्वल्स होता है n-1 इंटू ए। डेल्टा एम किसके इक्वल है? ए के। डेल्टा एम इज इक्वल टू n-1 इंटू डेल्टा एम हो गया। यहाँ पर डेल्टा एम से डेल्टा एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 इक्वल्स n-1। इसको यहाँ लेके आए तो कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब हमारे जो MCQ है इसका आंसर होने वाला है 2। अगला क्वेश्चन है हमारा समीकरण 4 1H1 इज इक्वल टू 2He4 प्लस 2 1β0 प्लस Q क्या व्यक्त करता है? तो आप बताएंगे नाभिकीय संलयन को व्यक्त करता है। निम्न में से कौन सा मूल कर्ण नहीं? तो आप बताएंगे अल्फा कर्ण मूल कर्ण नहीं है। उसने कहा प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए। प्रतिवर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N है, अनुनादी आवृत्ति NR है। किसी स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगा, तो आप बताएंगे जब स्वाभाविक आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति ज़्यादा होगी तब ये पश्चगामी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो विशेषताएं बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं प्रकाश की चाल से चलती हैं। इनके जो वेग होता है 3 × 8 मीटर पर सेकंड होता है। दिल्ली तरंग दैर्ध्य की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूले से पहले परिभाषा क्या होगी? वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन संचारित करने के लिए आवश्यक होता है उसको दैलीय तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर n इज इक्वल टू 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ज़रा 1 मिनट ज़रा वेट करें, वेट करें, वेट करें, वेट करें। कहाँ गया इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन भी मैंने तैयार किया हुआ है। तो सॉल्यूशन, हाँ चले, सॉल्यूशन की कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में। ये रहा। सबसे पहले बात, ANG की वैल्यू है हमारे पास 3/2, ANW की वैल्यू 3/2। लेंस मेकर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/FA बराबर ANG माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। सबसे पहले हमने एयर के लिए बनाया फॉर्मूला, फिर हमने वाटर के लिए बनाया। यहाँ पर ANG की जगह ANG/ANW माइनस 1 आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया, हमने सॉल्व किया, नीचे आ गया 1 - 1, और 1 - 1 आने के बाद जब कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FW की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब प्लेन ग्लास शीट की बात चल रही है। अगर किसी की फोकस दूरी अनंत हो जाती है तो उसे हम समतल कांच की प्लेट कहते हैं, और ऐसे में प्रकाश की किरणों में मोड़ापन यानी मुड़ाव नहीं आ पाएगा, कोई घटना नहीं हो पाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ सॉल्यूशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ। ये सिलेबस में नहीं तो इसको हम नहीं करने वाले। आगे बढ़ते हैं। 7n14 पर कूलाम में आवेश का मान कितना होगा? 7n14 तो आप सब लोग जानते हैं नाइट्रोजन के बारे में। हालांकि सॉल्यूशन मैंने सब कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ ठीक है, देखो एक इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.10⁻⁹ कूलाम होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो इसके बाद 7 की से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 1.12 10⁻18 कूलाम इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप इसका आंसर को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हेनरी प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो इसको परिभाषित करने के लिए हम यहाँ पर स्वप्रेरण की परिभाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, L इक्वल्स होता है E/ΔI/ΔT। अगर E की वैल्यू 1 कर दी जाए, ΔI/ΔT इज इक्वल टू 1 कर दिया है, तो L इक्वल्स 1 हेनरी हो जाएगा। यानी धारा परिवर्तन की दर एकांक है और प्रेरित विद्युत वाहक बल भी एकांक है, तो स्वप्रेरण गुणांक का मान 1 हेनरी के बराबर होता है। तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट बिना किए आगे बढ़ते हैं। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें R निकालना है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने ऑलरेडी आपके लिए तैयार कर दिया है पहले ही। चलिए,
ई इक्वल्स दे रखा है हमें 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन ई इक्वल्स हो गया 45 गुणा, इसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया और बी की वैल्यू दे रखी है आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आर इक्वल्स क्या होता है फॉर्मूला 2 me अपन क्यू बी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया मेरे पास, आर इक्वल्स क्या होता है mv अपन क्यू बी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से मैंने v की वैल्यू फाइंड कर ली और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर लगा दिया v की जगह, तो ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। एनर्जी हमें दे रखी है 4.5 नहीं 45 दे रखी है, 1.10 टू पावर माइनस 19 दे रखी है। नीचे हमने मान लगा दिया क्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा दिया। इसके अलावा यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी लगा दी, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता लगा दी। जब इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करते करते कितना आंसर आ जाएगा इसका 0.25 मीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि एम द्रव्यमान क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में विरामावस्था में चलकर गति करता है, सिद्ध करो कि अर्जित वेग का मान 2qEd/m होगा। तो इसको भी मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मैंने ये तैयार कहाँ किया था। इसका सॉल्यूशन अभी मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले, बट उस वीडियो में कुछ इशू हो गया था जिस वजह से मुझे इस वीडियो को दोबारा बनाना पड़ रहा है। चलिए, हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक माइनस है एक प्लस है, इसके बीच में हमने किसी चार्ज को भगा दिया तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्यू काम करेगा, F बराबर एम ए काम करेगा, A इज इक्वल टू हो गया क्यू ई अपॉन एम। गति की तृतीय समीकरण हमारी ये होती है और u इक्वल टू 0 कर दिया हमने, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में 2as बचा। a की वैल्यू मैंने क्यू ई अपॉन एम लगा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v का फॉर्मूला तैयार कर लिया। यहाँ पर s है लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर d दे रखा है, तो आप s की जगह d मान सकते हैं और आपका फॉर्मूला ये प्रूफ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक दूरदर्शी के आवर्धन वाला। तो दूरदर्शी के आवर्धन का फॉर्मूला भी मैंने ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है। देखो, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैपिटल M 9 है। जब इसे समांतर किरणों की समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका तथा विदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करो। M इक्वल्स दे रखा है -9, L इक्वल्स होता है FO प्लस FE, जो कि हमारी नेत्रिका लेंस और विदर्शक लेंस के बीच की दूरी यानी टेलीस्कोप की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। M इज इक्वल टू माइनस का F अपॉन FE, यहाँ पर -9 लगाया, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। L इक्वल्स क्या होता है FO प्लस FE, L की वैल्यू 20 हो गया, FO की वैल्यू 9 FE हो गया, FE ऐसी रहेगा। सॉल्व करेंगे तो FE कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को अगर हम लगा दें कौन से वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले के अंदर, तो 20 में से 2 का कितना बचेगा हमारा 18 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर इसका आंसर। बात करते हैं अगले खंड की। इसमें ओमीय अनोमीय प्रतिरोध क्या होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करें। V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स ओमीय प्रतिरोध। V अपॉन आई इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वो क्या होगा अनोमीय प्रतिरोध। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है V अपॉन आई इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या होगा नॉन ओमिक, और अगर हो गया कॉन्स्टेंट तो होगा ओमिक। ओमिक का ये ग्राफ ऐसा बनेगा आपका, नॉन ओमिक का ऐसा बनेगा। वी आई सेम रेशो में बढ़ेंगे तो ओमिक हो गया और सेम रेशो में नहीं बढ़ेंगे तो नॉन ओमिक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा समझाया था, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना के बारे में। सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। सबसे पहले बताया जाएगा कि जो नाभिक होता है, नाभिक को जो द्रव्यमान देने वाले एलिमेंट्स हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो चार्ज देता है वो आपका प्रोटॉन देता है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। इसके आधार पर हमें पता चलता है कि Z इक्वल्स P इक्वल्स E, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और परमाणु भार बराबर P प्लस N होता है, जो कि न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग भी कहलाता है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो ले लीजिए, वरना आगे बढ़ जाते हैं। नॉर गेट सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। आगे बात कर लेते हैं हम न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल में देखो दो क्वेश्चन दे रखी है। आई इज इक्वल टू 3.5 साइन 628 टी, और प्लस में दे रखा है π/6, और 28 साइन 628 टी माइनस π/6। आई RMS निकालना है, टी निकालना है, और डेल्टा फाई हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, सबसे पहले हमें आई RMS फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। आई RMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2। आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई की कंपेरिजन इसके कर लेंगे, और कंपेरिजन करने पर I0 कितना निकल के आ जाएगा 3.5 निकल के आ जाएगा। आई RMS बराबर क्या होता है I0, जो कि 3.5 बटा √2 का मान 1.414 हो जाएगा। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.47 एम्पियर आ जाएगा। अब हमें आवर्तकाल निकालना, तो हम क्या करेंगे भाई, ओमेगा टी को इक्वल कर देंगे 628 टी के। तो जैसे इक्वल किया कितना हो जाएगा 2 पाई टी इज इक्वल टू 628, तो टी इक्वल टू हो गया 2 पाई 628। अब यहाँ पर 2 पाई हो गया, 628 ऐसे ही रहेगा आपका, और पाई की वैल्यू हमने लगा दी, तो 314 हो गया आपका कितना 628, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 1/100 यानी 0.01 सेकंड इसका आंसर हो गया। अब डेल्टा फाई की बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर ये है कितना π/6, कितना -π/6, तो π/6 में से माइनस का π/6 गया तो माइनस माइनस प्लस हो कितना हो जाएगा हमारा π/3, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई पहले इससे।
स्क्रीनशॉट ये हो गया यहाँ से, और यहाँ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ इसे। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे उसने कहा कि गामा किरणों के 4 गुण बताओ। भाई गामा किरणें प्रकाश की चाल से चलती हैं। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं। ये ऊष्मीय प्रभाव दिखाती हैं। इसके अलावा इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हो गया इसकी 4 प्रॉपर्टीज़। फिर उसने क्या कहा, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? भाई परावैंगनी की होती है। ये चुंबकीय अहमियत सिलेबस में आपके है नहीं। क्राउन कांच से समतल अवतल लेंस बनाना है, तो समतल अवतल लेंस बनाना है और इनकी त्रिज्याएँ कितनी रखी जाए? क्षमता इनकी -2.5 डायोप्टर है। क्राउन कांच का पतन दे रखा है। देखो भाई R1 इक्वल्स हो गया माइनस का R, R2 इक्वल्स हो गया R, P इक्वल्स हो गया 2.5 हो गया माइनस का, तो F इक्वल्स 100/P होता है। P की वैल्यू -2.5 हो गई, इसको डिवाइड किया माइनस का 40 हो गया। N इक्वल दे रखा है हमें 1.6। लेंस मेकर का फॉर्मूला 1/F = N-1 ब्रैकेट 1/R1 1/R2, सारी वैल्यूज लगा दी और इसको हम लोग सॉल्व करते हुए यहाँ तक हम पहुँचे। कितना आ जाएगा हमारा 52 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का और माइनस का। ये हमारा आंसर इसका निकल के आ चुका है। तो पहले आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद ट्रांजिस्टर वाला तो हमें करना नहीं, सिलेबस में है नहीं। अब बात कर लेते हैं एलसीआर परिपथ की अनुनादी अवस्था की आवृत्ति के फॉर्मूले की, ठीक है। तो देखो भाई एलसीआर परिपथ कैसे बनाया जाएगा। ये रहा हमारे पास एलसीआर सर्किट। इसमें अनुनाद की अवस्था कब होगी? जब XL बराबर XC के हो जाएगा। XL का फॉर्मूला 2πfL हो गया, XC का फॉर्मूला 2πfC हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने F का फॉर्मूला तैयार कर लिया। F = 1/2π√LC। इसे कहते हैं अनुनाद की अवस्था में परिपथ की आवृत्ति का सूत्र। ये MCQ में भी आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा बोहर का परमाणु मॉडल क्या है? तो भाई इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। नंबर 2, नंबर 1 का एक फॉर्मूला भी होता है, J = NH/2π। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, 6.10⁻⁻34 हो गया, एक कोणीय संवेग हो गया। इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल कक्षा में घूमते समय ऊर्जा की हानि नहीं करते क्योंकि इन्हें घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। और तीसरा वाले का, यदि किसी एटम को बाहर से एनर्जी दे दी जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा मिनिमम एनर्जी लेवल का, वो अपना मिनिमम एनर्जी लेवल छोड़कर मैक्सिमम एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा और 10⁻⁸ सेकंड तक वहीं रुकेगा, पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट आएगा। वापस लौटते समय अपनी ऊर्जा की हानि विद्युत चुंबकीय तरंगों की फॉर्म में करता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा? तो कोणीय संवेग निकालने के लिए En इक्वल्स क्या होता है? -13.6/n²। इसकी वैल्यू -3.4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3.4 चौका 13.6 हो जाएगा, 4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू 2 हो गई। Hj = क्या होता है? NH/2π। n की वैल्यू लगाओ, h की वैल्यू लगाओ, सॉल्व करेंगे, जूल सेकंड में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किरचॉफ का नियम क्या होता है? प्रतिस्पंदी पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। आने वाली धाराएं पॉजिटिव होती हैं, जाने वाली धाराएं नेगेटिव होती हैं। द्वितीय नियम क्या है? प्रत्येक बंद पाश में आने वाली धारा उसके साथ में लगे प्रतिरोधक गुणनफल उस परिपथ में लगे हुए सेलों के विद्युत वाहक बलों के सदिश योग के बराबर हो जाता है। अब बात करते हैं, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार A और B लिए जाते हैं। तार A का व्यास B के व्यास का आधा है। यदि तार A का प्रतिरोध 24 ओम है तो तार B का प्रतिरोध कितना होगा? चलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व ऑलरेडी करके रख दिया है, तो टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए ही मैंने ऐसा किया है कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बन सके बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। रो इक्वल्स क्या होता है? R/L। R1 कितना हो जाएगा? ρL/A1। ऐसी R2 की वैल्यू निकाल लेंगे, A को B से डिवाइड कर देंगे, रो से रो आपका कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन आपकी तैयार हो जाएगी। हम जानते हैं कि आयतन तो चेंज होगा नहीं खींचने के बाद, तो A1L1 इक्वल्स क्या हो जाएगा? A2L2। तो L1/L2 की वैल्यू हमने फाइंड करी A2/A1। इसको यहाँ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? A2/A1 का होल स्क्वायर। अब ये क्योंकि बेलन है तो πr2 का स्क्वायर, πr1 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर घात कितनी हो गई? 4 हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर जो R1 किसके इक्वल हो जाएगा? R2/2 के हो जाएगा। R2 से R2 क्या हो गया? कैंसिल, 2 ले जाएंगे ऊपर तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 24/16। हमने डिवाइड किया, कितना आ गया इसका? 16 डेढ़ियम 24, 1.5 ओम इसका आंसर निकल के आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि लुईस डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग की अवधारणा बताओ और इसके लिए गतिज ऊर्जा के संबंध में फॉर्मूला लिखो। तो क्या होता है? 1924 में लुईस ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर वो तरंग की भांति व्यवहार करेगा तो उसके लिए उसे तेज़ भागना पड़ेगा। जब वो तेज़ भागेगा, तरंग की तरह व्यवहार करेगा, उसकी तरंग दैर्घ्य को डी ब्लॉक तरंग दैर्घ्य भी हम कहते हैं। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया भी, देखो E = H न्यू = mc², दोनों का आपस में इक्वल किया, न्यू का C/λ, लैम्डा का फॉर्मूला तैयार हो चुका है H/P। हम जानते हैं भाई K इक्वल्स क्या होता है? ½ mv², K इक्वल्स P² होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने P की वैल्यू फाइंड कर ली और इस P की वैल्यू को हमने यहाँ पर जब लगाया तो लैम्डा इक्वल्स हो गया H/√2km। फॉर्मूला इसका तैयार हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र क्या होता है? तो C = A∈0/d-T+T/K होता है। थोड़ा सा मैंने इसको प्रूव भी करा है रफली। तो रफली कैसे प्रूफ किया है? देखो हमारे पास भी 2 प्लेटें हैं, एक है प्लस की और एक है माइनस की, बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ये T और परावैद्युतांक ये K,
ठीक है, और जबकि पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारी डी है। सबसे पहले हमने एयर के लिए फॉर्मूला बनाया E1 इक्वल्स Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, देन E1 इक्वल्स V अपॉन D, लेकिन यहाँ पर D माइनस टी क्यों लगाएंगे, क्योंकि भाई ये पूरी D है, ये बीच वाली T है, तो साइड वाली कितनी बची D माइनस टी, तो यहाँ पर हमने D माइनस टी लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके V1 इक्वल्स क्या हो गया E1 और D माइनस टी हो जाएगा। अब E1 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लगाया, तो फॉर्मूला हमारा V1 का तैयार हो चुका है। ऐसे हम बनाएंगे अब किसके लिए, डायलैक्ट्रिक के लिए, E2 इज इक्वल टू Q अपॉन K। जब डायलैक्ट्रिक की बात होगी तो यहाँ पर K लगाना पड़ेगा, K एप्सिलॉन 0। अब हम जानते हैं E2 इक्वल्स क्या होता है, V2 अपॉन T होता है। अब यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये E2 की वैल्यू जो फाइंड की है इसको हमने इस जगह यहाँ पर लगा दिया, ये V2 की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें यहाँ पर, ठीक है। अब V1 और V2 को आपस में जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद C इक्वल्स Q अपॉन V में इस V की वैल्यू को हम लगा देंगे, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, और इसमें लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फुंड श्रेणियों को बताओ, और ये श्रेणियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है साथ में ये भी समझा दो। तो देखो यहाँ पर गाइस मैंने ऑलरेडी इसको तैयार किया हुआ है। यहाँ पर देखें ये दिखाया गया है लाइमन को। लाइमन क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम में आती हैं, और ये उच्च से द्वितीय में आती हैं, उच्च से तृतीय में आती हैं, उच्च से चौथे में आती हैं, उच्च से पाँचवें में आती हैं। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड, ये पराबैंगनी, ये दृश्य, ये अवरक्त और ये वाली अवरक्त पाई जाती है। डायग्राम बना सकते हैं इसके अंदर, और बाकी आप चाहे तो इसके फॉर्मूले भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक की प्रेरणा से आप क्या समझते हैं भाई, चुंबक और कुंडली की सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना होती है उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबक की प्रेरणा। विद्युत चुंबक की प्रेरणा संबंधी फैराडे के नियम क्या होते हैं, देखो भाई सिंपल सी बात है, कुंडली तथा चुंबक की सापेक्ष गति के कारण जो विद्युत चुंबक की प्रेरणा की घटना हो रही है इसी को हम कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। और दूसरा नियम क्या होता है कि भाई किसी भी चुंबक और कुंडली की सापेक्ष गति के कारण जो उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो चुंबक की फ्लक्स परिवर्तन की नेगेटिव दर के बराबर होता है। इसको हम फैराडे का दूसरा नियम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उससे तरंगाग्र किसे कहते हैं, यदि माध्यम कंपन करने वाले कण एक ही कला में हो तो इसे हम कहते हैं तरंगाग्र। और तरंगाग्र तीन प्रकार का होता है, गोलीय, बेलनाकार और समतल। अब इसने हाइगन्स तरंग सिद्धांत की व्याख्या परावर्तन के नियम के लिए करनी है, तो देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर Z एक परावर्तक पृष्ठ बना दिया, इस पर पॉलिश हो रही है। अब इस पर दो तरंगिकाएं तिरछी आपतित हो रही हैं। जिस समय तरंगिका फर्स्ट बिंदु A पर होती है उस समय तरंगिका सेकंड बिंदु B पर होती है। उसके बाद तरंगिका फर्स्ट परावर्तित होकर माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उतने टाइम में तरंगिका सेकंड परावर्तित बिंदु A' पे पहुँचती है, उसके बाद यही परावर्तित होकर वापस चली जाती है। मैंने यहाँ से एक अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचने के बाद हमने B से A' तक की दूरी प्रकार में भरकर बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। अब B को A से मिलाया और B' को A' से मिलाया। अब देखो ये जो एंगल है कितना है 90, ये एंगल कितना है आपका 90, ये भुजा क्या है दोनों में कॉमन है, ये एंगल कितना है आपका I है, ये एंगल कितना है आपका R है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ देखें, ये भुजा कॉमन और ये एंगल आपस में क्या है बराबर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो यानी दो भुजाएं, ध्यान देना है, एक भुजा तो ये वाली हो गई और एक भुजा, ये दो भुजाएं और एक कोण बराबर त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांगसम, तो हम कह सकते हैं कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। चलिए परावर्तन की व्याख्या हो गई, आप इसका डायग्राम बना सकते हैं ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। अब एलईडी वाला सिलेबस में है नहीं तो इसको हम करने वाले नहीं हैं। तो आज गाइस हमने जो सॉल्व किया था ये 2023 का सेट 1 था, जो है 2023 346 BS, इसको मैंने आज सॉल्व किया था, ठीक है गाइस। तो जो हमारा नेक्स्ट रहेगा तो उसमें हम जो सॉल्व करने वाले हैं उसको कहेंगे हम सेट सेकंड 2023 346 BT। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर तो नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि कौन सा मॉडल पेपर आप और सॉल्व करवाना चाहते हैं। ओके, बाय बाय।